ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 जो लेक्चर नंबर 7 आया था उसमें लास्ट पे कुछ लाइटिंग इशू का आया था, उसकी वजह से हमें वो लेक्चर वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो उसका पेंडिंग पार्ट रहा था गे-लुसाक्स लॉ का। आज हम वही कंटिन्यू कर लेंगे और उसको आज कोशिश कर लेंगे आज ख़त्म कर लेंगे इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर नंबर आई थिंक 8 नहीं है, ये 7 का ही पार्ट है। अब आपके सीरीज़ आएगी लेक्चर सीरीज़, तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 8 से आएगा। 7 का ही पार्ट है, उसमें जो प्रॉब्लम हुई थी उसी की वजह से हमें वो वहाँ पे रोकना पड़ा लेक्चर। तो हम जो गे-लुसाक्स लॉ वो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हम दे रहे थे उसका लास्ट ग्राफ हमने ये किया था P वर्सेस T डिग्री सेंटीग्रेड ग्राफ, ये लास्ट किया था। इसका ग्राफ ये आ रहा था ऐसे, इस तरह का ग्राफ इसका आ रहा था। इसका ये ग्राफ आ रहा था लास्ट, चलो तो ये ग्राफ उसका हमने P वर्सेस T डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ, ये इसका ये कर्व इस तरह की आ रही थी। आज हम कुछ और ग्राफ्स बनाएंगे गे-लुसाक्स लॉ के और ग्राफ्स। तो पहले ही कर लेंगे ये ग्राफ, इस तरह का प्लॉट। इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं ले रहा हूं P/T और इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं ये ले रहा हूँ वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रेशो प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो इसकी आपको कर्व बतानी है, इसकी कर्व क्या आ सकती है। अगर आप लोगों को याद होगा गे-लुसाक्स लॉ ये था P = KT, ये था ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ देखो y एक्सिस के अलॉन्ग फंक्शन उसने क्या रखी है P/T, मतलब ये T आप इस साइड ट्रांसपोज कर लो, क्या बनेगा P/T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब किसके बराबर आएगा ये K के बराबर। अब यहाँ से चेक कर लो, देखो लेक्चर नंबर 7 में भी मैंने ये बोला था आपको, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रेशो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे या आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, इन दो में से किसी एक को भी, बट इन दो का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। इनका जो रेशो होगा वो नहीं चेंज होगा अगर आप प्रेशर में चेंज कर रहे हो या अगर आप टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जब इस तरह की कंडीशन होती है, अभी तक हमने ये 2-3 बार किया है इस तरह की कंडीशन, टेम्परेचर बढ़ाओ इसका जो रेशो होगा वो चेंज नहीं होगा। इस तरह की कंडीशन में ग्राफ आ रहा था वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है टेम्परेचर एक्सिस, इस तरह की कर्व प्लॉट होगी, इस तरह की कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। अब ये जो कर्व आ गई, इसका स्लोप आप बताइए, स्लोप क्या होगा। देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात आपको 10-15 बार बोली होगी, पैरेलल लाइन में स्लोप हमेशा 0 के बराबर, तो इसका स्लोप जो है वो 0 होगा। अब इसका इंटरसेप्ट वो इस कर्व के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, ऊपर देखो पॉजिटिव साइड में, तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये है इसका स्लोप 0 और इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव के बराबर। इसी तरह और एक कर्व भी प्लॉट हो सकती है, जैसे ये इस तरह की कर्व। अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग फिर से ले रहा हूं P/T केल्विन,
अब यहाँ से मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, जिस तरह इस कर्व में टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने टेम्परेचर लिया, अब इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं प्रेशर ले रहा हूँ। सेम कंडीशन फिर से वही, प्रेशर बढ़ाओ, इनका जो रेशो होगा प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, उस पर कोई चेंज नहीं आएगी, वो कांस्टेंट रहेगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वही तो है, प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ, इनका जो रेशो होगा वो कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ पर भी कर्व ऐसी आएगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। अब यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका क्या हो सकता है, फिर से 0, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव। सेम तो वही है ये चीज़, आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देंगे गे लुसेक्स लॉ की। कुछ पेंडिंग कर्व्स थे ये जो लास्ट क्लास में नहीं हुए लाइटिंग इशू की वजह से, आज वही हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कोशिश कर लेंगे इस लेक्चर में ये गे लुसेक्स लॉ, इसके न्यूमेरिकल्स भी और कुछ कर्व्स जो पेंडिंग है वो खत्म होंगे इस लेक्चर में। अब और एक कर्व, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में क्या क्या ले रहा हूँ समझ लेना। अब मैं इस कर्व के इस एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग पी टी ले रहा हूँ। पी टी कौन सा टी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अलोंग मैं टी स्क्वायर ले रहा हूँ। ये आया हुआ है एक बार नीट में, ये नीट में एक बार आया हुआ क्वेश्चन ये था इसका जो स्लोप, इसका स्लोप बताइए। ये जो प्लॉट है P ऐसे था, क्वेश्चन इस तरह से था, PT केल्विन में वर्सेस टी स्क्वायर। ये प्लॉट है आपके पास, इसका जो प्लॉट आएगा आपको बताना है इसका स्लोप क्या होगा और इसका इंटरसेप्ट बताना है। ये आया हुआ एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका स्लोप बताओ और इसका इंटरसेप्ट बताओ। देखो सिंपल है, ये सिंपल ग्राफ है। अब यहाँ पे आपको डर नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे पी टी है, को क्या कर लेंगे। अगर आप लोग को याद होगा ये गे लुसेक्स लॉ, पी किसके बराबर है, हाँ शाबाश, के टी केल्विन। ये है ना गे लुसेक्स लॉ, पी इक्वल टू के टी। अब देखो यहाँ पे अगर ये होता P, यहाँ पे खाली P अगर होता, और अगर यहाँ पे खाली T होता, T ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तब तो सीधे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इसने क्या किया, इसने इस फंक्शन को T से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से भी इस फंक्शन को T से मल्टीप्लाई किया। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड T से मल्टीप्लाई कर लूँ क्या बनेगी, P इंटू टी किसके बराबर आएगा, PT इक्वल टू K इंटू टी किसके बराबर आएगा, टी स्क्वायर। ये है केल्विन। अब देखो सीधे आ गया, क्या ये आपको PT यहाँ पे एज सच फंक्शन मिल रही है, PT एज सच फंक्शन है। दूसरी फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर, तो वही तो है, इसको आप कंसिडर कर लो y, ये m, ये क्या है अब x, तो y इक्वल टू mx, इस इक्वेशन का ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि प्लस में 0 है, यहाँ पर भी प्लस 0 है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, करो इस तरह, सिंपल है ना। फिर से वही देखो, अगर मैं इस t को हटाऊँ, यहाँ से सॉल्व करने जा रहा हूँ, अगर मैं इस t को इस साइड ट्रांसपोज कर लूँ क्या बनेगा, t इक्वल टू ये t इस साइड में क्या जाएगा डिवाइड में, k इंटू टी स्क्वायर, नीचे क्या है t,
मतलब एक टी से एक टी खत्म, फिर से वही आ गई इक्वेशन P इक्वल टू के टी, P इक्वल टू के टी, ये y, ये m, ये x, फिर से आएगा वही y इक्वल टू एम एक्स। तो वही तो रेड्यूस हुई ना, कैंसल टी कैंसिल करने के बाद इक्वेशन तो फाइनली वही रेड्यूस हुई P इक्वल टू के टी। उसका ग्राफ क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मतलब यहाँ से T मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी T मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन फाइनली आपके पास वही आ गई P इक्वल टू के टी। मतलब T मल्टीप्लाई यहाँ करने से और यहाँ करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं आई। तो फिर से आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब बताइए इसका इंटरसेप्ट, इसका पहले स्लोप किसके बराबर है, इसका क्लियरली आपको ये दिख रहा है। 1000 बार अभी तक मैंने आपको बोला होगा ये चीज़, जो सेकंड फंक्शन होगी उससे पहले जो फर्स्ट फंक्शन उससे पहले जो होता है उसको बोलते हैं स्लोप, जो कि m यहाँ पे एक्चुअल में क्या है k। इसका स्लोप किसके बराबर, k के बराबर हो गया सॉल्व ग्राफ। दूसरी बात गैस कांस्टेंट के बराबर है। दूसरी बात ये पॉजिटिव है, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ दूसरी बात, यहाँ से ये एंगल चेक कर लो, ये थीटा, क्या ये एक्यूट है, हाँ एक्यूट है सर। जब भी एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप क्या होता है उस टाइम पे, उस कंडीशन पे स्लोप होता है पॉजिटिव। अब इसका इंटरसेप्ट बताना है। जो लाइन जो कर्व प्लॉट हुई है उसने y एक्सिस को, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर एक्सिस है, उसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ऑरिजिन पे। तो इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर, 0। बाकी 3 ऑप्शंस और थे, तो ये था, ये इसकी राइट ऑप्शन थी। इसका स्लोप k के बराबर जो कि पॉजिटिव है और इसका जो इंटरसेप्ट है वो 0 के बराबर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। अब अगर मैं ये कर लूँ, बताना ग्राफ क्या है, ग्राफ किस तरह का आएगा। अलोंग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मैं ले रहा हूँ P और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ले रहा हूँ 1/t। तो ये तो सीधे इनवर्स रिलेशन है। एक्चुअल में गैलू-सेक्स लॉ P इक्वल टू KT। इसका ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे इसने फंक्शन क्या रखी, 1/t। अगर यहाँ पे उसने खाली t रखा होता तो इस तरह का ग्राफ, बट इसने क्या रखा, 1/t। तो इसकी कर्व क्या आएगी, बोला था मैंने जनरल ग्राफ में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का ग्राफ। इसका भी वही मतलब है, समझ लो। यहाँ पे t क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर इस एक्सिस के अलग बढ़ा रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से समझ लो ये बढ़ गया, तो इस वैल्यू का ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी। समझ लेना फिर से, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये टेम्परेचर बढ़ गया, 1/t क्या होगा, इसका वैल्यू कम आएगा। जब उसका वैल्यू कम आएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जितना आप T बढ़ाओगे उतना P भी बढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखो, टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका वैल्यू छोटा, अगर इसका वैल्यू छोटा है तो प्रेशर भी कम ही होगा। देखो प्रेशर भी कम। और अब टेम्परेचर को कम कर लो, यहाँ देखो, यहाँ से इस डायरेक्शन में आओ, टेम्परेचर कम, इसका क्या होगा, टेम्परेचर इसका क्या होगा, शाबाश, ये बढ़ जाएगा, मतलब। और अब देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये मतलब सीधे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर यहाँ पे एज सच टी रखा होता तब तो सीधे ग्राफ ये आता, ये ग्राफ। बट यहाँ पे एक्चुअल में इनकी डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, इनवर्स रिलेशन बनाई। इनवर्स में क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह की कर्व प्लॉट होगी। ये भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर्व नहीं है, सिंपल है। ये आपको मैंने जनरल ग्राफ्स में डिस्कस किए ये चीज़ें सारी। जो गैले-सेक्स लॉ है उसकी हम लॉग फॉर्म लेंगे, लॉग फॉर्म की कर्व।
मतलब ऐसे इस करो, इस तरह की करो, log p वर्सेस log t करो, ये ग्राफ। देखो हमारे पास गैलियो-सेक्स लॉ क्या है, समझ लो, P इक्वल टू के टी, ये है ना गैलियो-सेक्स लॉ, P इक्वल टू के टी। अब फंक्शन क्या है, log p, दूसरी फंक्शन log t, मतलब ये भी log में कन्वर्ट, इसको भी log में कन्वर्ट करना है और इसको भी log में कन्वर्ट करना है। तो दोनों साइड क्या लेंगे, लॉगरिथम। इस इक्वेशन को दोनों साइड लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इक्वेशन क्या बनेगी, log p इक्वल log के टी, यही बनेगी ना, log के टी। अब बताइए एक लॉ बन गया, log m n किसके बराबर होता है, शाबाश, log m प्लस log n। ये log m n, बेस यहाँ पे 10 होती है, यहाँ पर भी बेस 10, तो ये बन गया log m n। m क्या है यहाँ पे k, n क्या है यहाँ पे t, तो log p इक्वल log, ऐसे लिखेंगे, t प्लस log k, वही आ गया log m प्लस log n। अब देखो इसको, ये अगर आप y मान लोगे जो कि है log p वर्सेस log t, इसको एक फंक्शन बनाना है, इसको दूसरी फंक्शन बनानी है, ये बन गया y, ये आ गया m, नहीं सॉरी x, ये क्या है c, y। अब देखो m कहाँ पे है, m जब कुछ नहीं होता तो 1, ये 1 क्या है m, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका क्या ग्राफ आ रहा है, इसकी क्या कर्व आ रही है, लीनियर कर्व, बट इंटरसेप्ट है यहाँ पे। अब तो उसका ओरिजिन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब वो y एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है। यहाँ देखो इस तरह की कर्व आएगी, अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग सीधे log p ले रहा हूं, log p, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग में log t ले रहा हूं, हाँ log t, तो क्या कर्व आएगी, लीनियर, ऐसी स्ट्रेट लाइन, इस तरह की कर्व। तो ये जो है, ये इसका इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ऊपर की साइड में पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है y एक्सिस को, जो कि यहाँ पे log p है। इंटरसेप्ट किसके बराबर, log k के बराबर, ये है log k के बराबर। अब इसका इंटरसेप्ट ये आ गया log k पॉजिटिव। अब इसका स्लोप क्या है, जो सेकंड फंक्शन होती है उससे पहले m यहाँ पे क्या है 1 पॉजिटिव, स्लोप यही रहा, इसका स्लोप जो होगा वो 1 के बराबर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव ही है, शाबाश। क्यों, देखो यहाँ से देखो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, या इस तरह से मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लो। जब इस तरह की कर्व आपको प्लॉट होगी तब मैंने आपको बोला था स्लोप निकालने का तरीका। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रा कर लो, वहाँ पे देख लो ये एंगल, ये जो एंगल है ये एक्यूट है, एक्यूट एंगल में स्लोप पॉजिटिव होता है, ये मैथमेटिकली बराबर होता है 45 डिग्री। अब स्लोप मैथमेटिकली, स्लोप किसके बराबर, tan थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 45, तो tan 45 डिग्री, tan 45 किसके बराबर 1 के बराबर, तो इसका स्लोप 1 है, एक्यूट एंगल है
तो पॉजिटिव, इसका स्लोप 1 के बराबर और वो पॉजिटिव है। दूसरा इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर, लॉग के के बराबर, लॉग के बराबर, वो भी पॉजिटिव है। यहाँ देखो साफ साफ आ रहा है वही 1 पॉजिटिव प्लस 1 इसका स्लोप प्लस लॉग के इसका इंटरसेप्ट। तो इसकी लॉग फॉर्म लॉग पी वर्सेस लॉग के, लॉग पी वर्सेस लॉग टी। आई होप आपको ये चीज़ें समझने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस तरह की कर्व्स बहुत सारी अभी तक प्लॉट की है, जनरल में भी, बॉयल्स लॉ में भी, उसके बाद चार्ल्स लॉ में भी। आप इसको वीडियो को पॉज कर लो और चीज़ों को नोट कर लेना। देखो अब मैं और एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। सही है, एनसीईआरटी का ग्राफ है ये। देखो ग्राफ क्या है, इस एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर को लिया है, और जो सेकंड एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस एक्सिस के अलॉन्ग टेम्परेचर को लिया गया है केल्विन में। और एक ही गैस की बात हो रही है, एक गैस की डिफरेंट वॉल्यूम्स पे 3 डिफरेंट कर्व्स प्लॉट हुए इस तरह। ये एक कर्व, इसका वॉल्यूम मान लिया है V1, इसका वॉल्यूम है V2, इसका वॉल्यूम है V3। थर्ड कर्व, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड थर्ड कर्व, तीनों कर्व्स हैं एक ही गैस के लिए। गैस यहाँ पे सेम है, जो गैस है वो एक ही है। अब एक बार उसका वॉल्यूम रखा गया V1 तो कर्व ये आ गई, दूसरी बार उसका वॉल्यूम जब हमने V2 रखा तो ये कर्व, तीसरी बार वॉल्यूम V3 तो ये कर्व प्लॉट हुई है। तीनों को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेंगे तो 0 पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एज पर गे-लुसाक लॉ। जब डायरेक्ट रिलेशन होती है और पावर सेम तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती है। अब आपको बताना है वॉल्यूम का ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम इज ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम का ऑर्डर बताना है। मतलब ऐसे V1 इनका ऑर्डर क्या आ सकता है, देखो सॉल्व कर लेंगे। इनको बोलते हैं आइसोकोर्स, ये भी आइसोकोर ही है, ये भी आइसोकोर और ये भी आइसोकोर। मतलब ये जो फर्स्ट कर्व है, इस कर्व पे हर एक जगह पे वॉल्यूम V1 के बराबर होगा, और जो सेकंड कर्व है इस पे हर एक जगह पे वॉल्यूम V2 मिलेगा, और जो थर्ड कर्व है इस पे हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम किसके बराबर होगा, V3। तो फर्स्ट कर्व पे वॉल्यूम V2 नहीं हो सकता है, और थर्ड कर्व पे वॉल्यूम ना V2 हो सकता है और ना ही V1 हो सकता है। मतलब ये V1 खाली इस कर्व पे होगा, और V2 खाली इस कर्व का वॉल्यूम होगा, और V3 खाली इस कर्व का वॉल्यूम होगा। इन्हीं को बोलती है आइसोकोर्स। आइसोकोर का मतलब वो कर्व जिस कर्व पे हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम सेम होता है। ये चीज़ मैंने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस की है। अब आपको बताना है ऑर्डर वॉल्यूम का ऑर्डर आपको बताना है, वॉल्यूम का ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो मैं अगर सॉल्व कर लो इसको, हमारे पास इस सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू K, हाँ शाबाश, KT है सही। अब देखो ये है गे-लुसाक लॉ, P इक्वल टू KT। अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है
अभी हमने वो नहीं पढ़ी है गैस लॉज ख़त्म होने के बाद, यही तो टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। बट आप लोगों को अब याद होनी चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, यही है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर मैं यहाँ पे P को ऐसे ही रख लूँ, हाँ बताइए P किसके बराबर आएगा, एन आर बाई वी इंटू टी। यहाँ देख लो P वर्सेस T ग्राफ, वही तो किया मैंने P वर्सेस T। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ तो यही आना है, स्ट्रेट लाइन, वही तो है P इक्वल टू के टी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन आने चाहिए, तीनों तो स्ट्रेट लाइन्स है एट डिफरेंट वॉल्यूम्स V1 V2 एंड V3। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन ये रही, ये भी तो यही इंफॉर्मेशन दे रही, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहाँ पे K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, एन आर बाई वी। तो आप अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, इन दो इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, K किसके बराबर आएगा, एन आर बाई वी, है ना सही। तो अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, K का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, एन आर बाई वी, एन आर बाई वी। अब देखो ये जो n है नंबर ऑफ मोल्स अभी तक हमने फिक्स किया इनको, जितने भी लॉज हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, हर एक लॉ में मैंने गिवन मास की बात की। जब मैंने गिवन मास की बात की उसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हुए। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही बोलती, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों क्या है कांस्टेंट्स, दोनों कांस्टेंट्स। हाँ शाबाश, कोई क्वेश्चन, कांस्टेंट्स। तो K क्या है, K आ गया आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है, सही है ना, हाँ सही है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब वापस आओ कर्व्स पे, देखो जिस कर्व का K यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन को अगर आप केयरफुली वॉच करोगे, ये है y, ये क्या है m, ये क्या है x, y इक्वल टू एम एक्स। m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। स्लोप अब क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग K, तो यहाँ पे देखो ना K जो है वो स्लोप है एक्चुअल में। तो जिस कर्व का वॉल्यूम, हाँ शाबाश शाबाश, जिस कर्व का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम, या जिसका ऐसे लिखेंगे ना, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, K अब क्या है एक्चुअल में स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। तो यही इंफॉर्मेशन ले लो और यहाँ पे आओ वापस, जिसका स्लोप ज़्यादा, देखो यहाँ पे स्लोप इनमें से किसका ज़्यादा है, शायद V1 का, है ना सही, क्योंकि देखो ऊपर जा रहा हूँ तो स्लोप ज़्यादा है, अब थोड़ा बहुत बेंड हो रहा है तो मतलब स्लोप कम। तो जो लास्ट कर्व है, थर्ड कर्व, उसका वॉल्यूम उसका क्या है, स्लोप सबसे कम। तो जो थर्ड कर्व है उसका स्लोप सबसे कम है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो आंसर ये आएगा V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। तो ये ऑर्डर आएगा V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, ये है वॉल्यूम का ऑर्डर। V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, क्यों, ऐसा क्यों है, यहाँ देखो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा तो वॉल्यूम सबसे कम, इसका स्लोप उससे कम तो इसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा होगा। सबसे कम स्लोप किसका है, थर्ड कर्व का, उसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो, अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लेना पास करके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इनको समझने में नहीं है, क्योंकि इस तरह के कर्व्स हमने अभी तक बहुत किए हैं। यहाँ इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है जो मैंने अभी तक सिखाया था, आप इसको यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लो, फिर इस लाइन से क्या होगा, प्रेशर फिक्स होगा, फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आंसर बता देना, या इस तरह से प्लॉट कर लो एक लाइन, ये लाइन ड्रा करने से क्या हुआ,
टेम्परेचर फिक्स हुआ, फिर प्रेशर के अकॉर्डिंग आंसर आप बोल देना आंसर क्या हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, या इस तरह से आप लाइन प्लॉट कर लो तो वो भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ये एक मैथमेटिकल वे है जो मैंने आपको समझाया। इस तरह का भी ये जो है ना, इस तरह मैंने लाइन प्लॉट की या इस तरह मैंने लाइन प्लॉट की, ये भी मैंने आपको सिखाया प्रीवियस लेक्चर्स में। जब इस तरह प्लॉट करेंगे तो सॉल्व कैसे कर लेंगे ग्राफ को, या अगर आप इस तरह से लाइन ड्रा कर ले तो सॉल्व कैसे कर लेंगे, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखा दिया ये सब चीज़ें। चलो और एक ग्राफ इसी तरह का, चलो लाइन से सिखाएंगे सॉल्व करना, लाइन ड्रा करने से। वैसे वो होमवर्क है, चलो होमवर्क मैं रखूँ, ये आप होमवर्क में ले लेना क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको सिखाई है। इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं PT ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ। ये कर्व्स मैंने आपको दिखाई है अभी इसी लेक्चर में, ये चेंज होने से ये चेंज नहीं होता है ना। इसका इनका प्रोडक्ट नहीं है, इनका रेशो जैसे कि 4 गेलियो-6 ला P = KT, तो P/T किसके बराबर, K के बराबर। मतलब प्रेशर चेंज कर लो या टेम्परेचर चेंज कर लो, बट प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो चेंज नहीं होगा इसकी चेंज से या इसकी चेंज से। तो ग्राफ क्या आएगा, ये चेंज कर लो या ये चेंज करो, ग्राफ आएगा पैरेलल। ये मान लो एक करूँ, सीधी क्यों नहीं हो रही आज, ये एक करो, ये मैं सेकंड करो, मान रहा हूँ ये थर्ड करो। अब इस पर मैं वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूँ V1, इस पर V2, इस पर V3। अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन फिर से वही है, आपके लिए ये होमवर्क है, ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम। ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम इज, आई होप आप ये करोगे घर पे। अगर किसी से नहीं हुआ तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, आप लोगों के पास नंबर तो होगा मेरे अवेलेबल, तो फ़ोन कर लेना, मैं आपको ये फिर बताऊंगा अगर किसी को कन्फ्यूजन हुआ ये सॉल्व करने में, क्योंकि इस तरह के कर्व्स हमने अभी तक बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो ये होमवर्क है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऑर्डर आपको बताना है। चलो इस तरह से जो गेलियो-6 लॉ है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कंप्लीट हुए हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बचे हैं वो हम कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स तो मैं लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन ये है, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। एयर इज फिल्ड, एयर इज एयर is filled in a balloon and it is corked at
corked at 35 degree centigrade, 35 degree centigrade, if the cork can come out at if the cork can come out at 3 atmospheric pressure, 3 atm pressure, then up to what temperature should the then up to what temperature should the bottle सॉरी यहाँ पे बोतल है, up to what temperature should the bottle in order to remove the cork, in order to remove the cork. देखो ये है क्वेश्चन, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एयर इज फिल्ड इन अ बोतल, एयर किस में फिल हुई है? एक बोतल में, एंड इट इज कॉर्क्ड, कॉर्क्ड मतलब ऊपर से बंद किया गया। अगर बोतल ऊपर से हमने बंद की है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात यही तो है। कॉर्क्ड का मतलब ऊपर से बंद करना, जब हम ऊपर से बंद करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। अब तो गैस बाहर नहीं जा सकती है, जा सकती है क्या? अगर गैस बाहर गया तो वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि अब बोतल ऊपर से बंद है तो गैस वहां पर बाहर तो नहीं जा सकती है। बंद करने से वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वो कौन सा लॉ है? गैलियोसिक्स लॉ आ गया। गैलियोसिक्स लॉ, आप तो सिंपली गैलियोसिक्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। एंड इट इज कॉर्क्ड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T1 कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ किसमें? केल्विन स्केल में। तो आएगा 35 प्लस 273 ऐड कर लो, कितना आएगा? 538 3 7 10 1 कैरी 2 प्लस 1 3 308 केल्विन। ये आ गया इसका T1। उसके बाद कॉर्क, इफ द कॉर्क कैन कम आउट एट 3 atm, मतलब अगर ये कॉर्क बाहर आएगी किस प्रेशर पे? 3 atm पे, मतलब ये बन गया P1। P1 कितना है? 3 atm। उसके बाद देन अप टू व्हाट, ये क्या है? सॉरी, टेम्परेचर, सॉरी। देन अप टू व्हाट, यहाँ पे टेम्परेचर है। अप टू व्हाट टेम्परेचर शुड द बॉटल इन ऑर्डर टू रिमूव द, शुड द bottle be heated, sorry, I am very sorry, then up to what temperature should the bottle be heated, यहाँ पे be heated, sorry ये कुछ मिस हुआ है, ये 2-3 वर्ड्स। मतलब अब हमें पूछा गया किस टेम्परेचर पे हमें इस बोतल को हीट करना है ताकि इसकी जो कॉर्क है वो बाहर आनी चाहिए। मतलब हमें फाइनल टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे ये कॉर्क बाहर आ सकती है। तो मतलब T2 हमें निकालना है, T2 हमें निकालना है। सही है, इजी है, कुछ भी नहीं करना है।
वेट मैं क्वेश्चन फिर से देख रहा हूँ, क्वेश्चन सही है कि नहीं। हाँ, P1 air is filled in a bottle and is corked at 35 degrees centigrade. The cork can come out at 3 atmospheric pressure. Then up to what temperature should the bottle be heated in order to remove the cork? हाँ सही है। देखो P1 यहाँ पे P1 यहाँ पे 3 atm नहीं होगा, ये फाइनल प्रेशर होगा। फाइनल मतलब देखो समझ लो फिर से, कॉर्क कैन कम आउट एट 3 atm, मतलब 3 atm पे ये कॉर्क बाहर आएगी, ये 3 atm। अब आप मुझे बताइए P1 क्या हो सकता है। P1 जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी आपके सामने, अगर एक ही प्रेशर दिया है तो आप हमेशा अपने आप P1 को 1 atm मान लेना। P1 किसके बराबर 1 atm, 1 atm। बस सारी चीज़ें आ गई, T1 भी आ गया, T2 निकालना है, P2 भी आ गया और P1 भी निकालना है। तो आपके पास वो गेल-लुसाक्स इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, यही है। P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, हाँ यही है। वैल्यू पुट कर निकालना क्या है हमें, T2, ये निकालना है। इसको ऐसे रखेंगे, T2 किसके बराबर आएगा, P2 इंटू जो आएगा इसके साथ T1, नीचे क्या आएगा P1। तो वैल्यू आप पुट कर लो अपने आप और सॉल्व कर लेना। P2 की जगह 3, T1 की जगह 308 केल्विन, P1 की जगह 1, तो अपने आप सॉल्व कर लेना T2 कितना हो सकता है केल्विन में। अब और एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आया हुआ है किसी एक एग्जाम में। अब एक दो क्वेश्चंस और वो आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। टफ नहीं आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, सिंपल आते हैं, बस आपका कंसेप्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। राइट टाइम पे आपको का माइंड क्लिक करना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस की लेवल उतनी टफ नहीं होती है। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ ए गैस प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड कंटेनर, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, if a gas present in a closed container, present in a closed container, simple question है, container at 1 atm pressure, at 1 atm pressure and 30 degree centigrade, and 30 degree centigrade is heated to 333 degree centigrade to 333 degree centigrade. What will be the pressure at the new temperature? What will be the pressure at the new temperature? सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं यहाँ पे ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ। ए ऑप्शन है 0.5 ATM, बी ऑप्शन 1 ATM
सी ऑप्शन 1.5 atm, डी ऑप्शन 2 atm। सॉल्यूशन यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई होप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई कर लो। सॉल्यूशन यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। देखो, इफ ए गैस इज प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड कंटेनर, जब इसकी बात हुई, ये जो मेंशन हुआ क्वेश्चन में, इसका मतलब क्लोज्ड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। क्लोज का मतलब बंद किया गया। अब तो गैस बाहर नहीं जा सकती है, तो क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। सही है ना? एट 1 atm प्रेशर, मतलब प्रेशर है P1 मान लेते हैं, कितना है वो? 1 atm। दूसरी बात, एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्लोज्ड कंटेनर में इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे गैस को फिल किया गया। मतलब ये रहा T1, कितना है वो? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लो। 30 प्लस 273 कितना आएगा? 0 प्लस 3 3 प्लस 7 10, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 प्लस 1 3, 303 केल्विन। ये आ गया इसका T1, ये है इसका P1। उसके बाद अब फाइनल कंडीशन क्या है? फाइनल कंडीशन, अब इस गैस को हीट किया गया इस टेम्परेचर पे, मतलब ये जो है ये T2 बन गया। कितना है वो? 333 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट कर लो केल्विन स्केल में। 333 प्लस 273, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 7 10, 1 कैरी, 3 प्लस 2 1 आ गया कैरी, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 606 केल्विन। ये है इसका फाइनल टेम्परेचर। अब बताना क्या है, इस टेम्परेचर पे व्हाट विल बी द प्रेशर, इस टेम्परेचर पे एट द न्यू टेम्परेचर क्या है? 606 केल्विन। अब आपको बताना है इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर क्या हो सकता है, मतलब फाइनल प्रेशर निकालना है, P2 निकालना है। कुछ नहीं करना है, वी नो, क्या जानते हैं आप बताइए मुझे। हाँ शाबाश, क्या है इक्वेशन हमारे पास है? के-लुईस इक्वेशन, शाबाश, अभी हमने लिखी थी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था। P1 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है ये चीज़ें। P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। निकालना क्या है? P2, मतलब ये चीज़ निकालनी है। अब ये जाएगा इसके साथ मल्टीपल, मतलब P2 किसके बराबर? ये जाएगा इसके साथ मल्टीपल, P1 इंटू T2 बाई T1। अपना वैल्यू पुट कर लो। P1 1 atm, 1 इंटू T2 कहाँ गया वो? 606 नीचे T1 कितना है? 303 केल्विन। 301 302 चेक कर लो, 301 जा 302, तो क्या आएगा? सीधे P2 किसके बराबर? 2 atm। तो सीधे आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइनल लास्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो, इसको और इसको ये चीज़ें नोट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन इसका, वेट लास्ट क्वेश्चन है। मुझे भी तो हुई है। पक्का लास्ट
देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ लास्ट वन है, लास्ट क्वेश्चन ये है, ए गैस सिलेंडर कैन bear a maximum pressure of 15 atm. A maximum pressure of 15 atm. समझ लेना लैंग्वेज को भी, 15 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 15 atm pressure and 30 degree centigrade is heated, maximum pressure of 15 atm, 15 atm, it contains gas at 10 atm. When temperature is 27 degree centigrade. When temperature is 27 degree centigrade. If fire breaks out, अच्छा क्वेश्चन है, फायर ब्रेक्स आउट एट व्हाट टेम्परेचर सिलेंडर विल बर्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर सिलेंडर विल बर्स्ट. देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये. गैस सिलेंडर कैन बियर ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm. बोल रहा है एक गैस सिलेंडर जो है वो 15 atm तक बर्दाश्त कर सकता है उसका प्रेशर, मतलब इस प्रेशर तक वो बर्दाश्त कर सकता है. सिलेंडर जो है वो इस प्रेशर तक इस प्रेशर तक बर्दाश्त कर सकता है वॉल्यूम. उसके बाद इस कंटेनर में 10 atm प्रेशर पे और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें एक गैस फिल की गई है इस कंटेनर में. अब पूछ क्या रहा है, अगर फायर ब्रेक्स आउट, अगर आग लग गई, आग लगने से क्या होगा, गैलियोसेक्स लॉ, आग लगने से क्या होगा. चलो ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पे, ऑप्शन है 400 केल्विन, बी ऑप्शन 450 केल्विन, सी 500 केल्विन, डी 550 केल्विन. देखो क्वेश्चन क्या है, एक गैस सिलेंडर है वो इस प्रेशर तक बर्दाश्त कर सकता है गैस. अगर इससे ज़्यादा प्रेशर हुआ, वो जो गैस उसमें है वो सिलेंडर फट सकता है, मतलब वो बर्स्ट हो सकता है अगर प्रेशर 15 atm से ज़्यादा हुआ. और ये जो हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में एक गैस फिल की गई है 10 atm पे और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे. 10 atm प्रेशर पे और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, इन दो कंडीशंस पे गैस फिल की गई है इस कंटेनर में. अब पूछ क्या रहा आगे, इफ फायर ब्रेक्स आउट, अगर बाहर आग लग गई तो एट व्हाट टेम्परेचर सिलेंडर विल बर्स्ट. मतलब पूछ क्या रहा है, सिलेंडर मतलब अगर फायर ब्रेक्स आउट, अगर बाहर आग लग गई तो ये सिलेंडर किस टेम्परेचर पे बर्स्ट हो सकता है. आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू गैलियोसेक्स लॉ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, सही है ना. टेम्परेचर बढ़ाओ
आग लगने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ने से, आग लगने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। एक स्टेज तो आ सकता है जब इसका प्रेशर 15 atm से ज़्यादा हो सकता है। जब इसका प्रेशर 15 atm से ज़्यादा होगा तभी तो ये बर्स्ट होगा। अब हमें बताना है वो कौन सा टेम्परेचर हो सकता है जिस पे ये सिलेंडर बर्स्ट हो सकता है। सिंपल सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, फिर से Clausius लॉ से सॉल्व होगा। इसको मान लेते हैं, देखो इस टेम्परेचर पे फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन ये रही, तो मतलब 15 atm जो है, 15 atm को मैं क्या ले रहा हूँ, मतलब इस प्रेशर पे वो बर्स्ट होगा, तो ये फाइनल प्रेशर बन गया। तो ये P2 कितना है, 15 atm। इनिशियल प्रेशर क्या है, 10 atm। P1 इक्वल टू 10 atm। T1 ये रहा इसका प्रेशर, इस प्रेशर पे ये रहा इसका टेम्परेचर। T1 कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट कर लो, 27 + 2 73, ये दिखाई दे रहा है कितना आएगा, 3 + 7 10, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 2 10, फिर से और एक कैरी, 2 + 1 3, हाँ 300 केल्विन। तो ये आ गया इसका T1। बताना क्या है हमें, निकालना क्या है, शाबाश, T2 फाइनल टेम्परेचर इसका निकालना है। अब हमें मालूम है, वही नो क्या जानते हैं, सिंपली Clausius इक्वेशन, P1/T1 इक्वल टू P2/T2, यही है ना, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। निकालना हमें फाइनल टेम्परेचर, तो T2 निकालना है। T2 किसके बराबर आएगा, T2 किसके बराबर, P2 के साथ T1 मल्टीपल, P2 के साथ T1 मल्टीपल में जाएगा और P1 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा। वैल्यू पुट कर लो, P2 ये रहा 15, T1 है 300। अब नीचे P1 कितना है, लिखा था कहीं पे, हाँ ये 10, 0 से 0 कैंसल, तो मतलब 15 × 30, यहाँ पे कर लेंगे 15 × 30, सीधे 0, 3 5 = 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी, 3 1 = 3, 3 + 1 4, 450। तो T2 कितना है, 450 केल्विन। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। ये इसके साथ ये Clausius लॉ कंप्लीट हुआ, इसका मैथमेटिकल पार्ट भी, इसके डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुआ इसके साथ Clausius लॉ। तो अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, प्रेशर कोएफिशिएंट एंड वॉल्यूम कोएफिशिएंट। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।